नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कि हम जो है जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की आपकी परीक्षा होने वाली है 27 अप्रैल को, उसके संदर्भ में आपके लिए एमसीक्यू की क्लासेस लेकर के आए हैं फ्री में YouTube पर। और इसमें हम अभी तक जीएस की 2 और उत्तराखंड की भी 2 क्लासेस कर चुके हैं और जीएस की आज हमारी तीसरी क्लास है। और इसमें हम जो है पॉलिटी से हमने स्टार्टिंग करी थी और शुरू की 2 क्लासेस में हमने लगभग आप कह सकते हैं 70% सिलेबस 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट किया था। क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस आपका जीएस का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ प्रवक्ता के सिलेबस में दिया हुआ पॉलिटी का छोटा सिलेबस है। ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक नहीं है, बहुत सीमित टॉपिक हैं। और आज का जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, जो एमसीक्यू की क्लासेस हम करने वाले हैं, वो आपके अंतिम 3 टॉपिक्स, एक तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो, इसके अलावा जो आरटीआई है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और शिक्षा का अधिकार 2009 इन 3 टॉपिक्स पर करने वाले हैं। ठीक है? और इसके अलावा जो पीछे के टॉपिक्स थे जैसे आपका जो अ, उपभोक्ता अधिकार वाला था और इसके अलावा जो संविधान से रिलेटेड थे, संविधान की विशेषताएँ, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपीज़ ये सब हम कल पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं और आज हमने ये 3 टॉपिक करने हैं, तो इसके एमसीक्यू मैं लेकर के आ रखा हूँ आपके सामने। तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और लाइव सेशन को आपने शेयर करना है और अपने उत्तर जो है चलते हुए वीडियो के उस कमेंट में जो है आप दे सकते हैं। ठीक है? चलिए, लाइव वाले चैट में अगर आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ें? चलिए, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो आप नोट भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको हो सकता है कहीं और ना मिले, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं या किसी टॉपिक को क्या पढ़ना है, क्या-क्या क्वेश्चन किस-किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ये भी आप जो है शॉर्ट नोट्स में जो है नोट कर सकते हैं कि वो फिर आप जो है अपने स्तर पर पढ़ सकें। ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे आपके इस स्क्रीन पर कि आपसे जो है जीआई टैग का पूर्ण रूप जो है पूछा गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग? ये कल भी मैंने आपके ये 2 क्वेश्चन शुरू के जो थे, ये कल ही मैंने आपसे पूछ लिए थे, ये बताने के लिए कि कल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर जो है आपकी क्लास होगी। ठीक है? तो जीआई टैग का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग? जनरल आइडेंटिफिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन या ग्लोबल इंडिकेशन। तो क्या है इसका जीआई टैग का फुल फॉर्म? ज्योग्राफिक इंडिकेशन। और ये जो जीआई टैग है वो किसको दिया जाता है? ऐसे प्रोडक्ट को जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता पर आधारित हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए जीआई टैग किसको मिल सकता है? फॉर एग्जांपल किसी शहर के नाम से कोई एक प्रोडक्ट फेमस है, माना सेब फेमस है, एप्पल फेमस है, कहाँ का? कश्मीर का। एप्पल फेमस है कश्मीर का। तो कश्मीर का जो जीआई टैग है, कश्मीर का जो जीआई टैग है वो केवल और केवल कश्मीर के सेब पर लग सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने उत्तराखंड में सेब उगाया और वहाँ आपने कश्मीर का जीआई टैग लगा दिया, तो वैसा नहीं लगता है। केवल कश्मीर के सेब सेब पर वो लग सकता है कि हाँ, ये ऑथेंटिकली वहाँ से आया है, वहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएँ हैं इस सेब की, उसमें ये सारी मौजूद हैं। इस तरह से जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है ना? तो जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिक आइडेंटिफिकेशन सॉरी इंडिकेशन ज्योग्राफिक इंडिकेशन। ठीक है? इसका मतलब होता है और ये जो है आपने याद रखना है। ठीक है? अगला करें। भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए होता है? देखिए, जो आईपीआर से संबंधित है इसमें एक जीआई होता है, इसके अलावा ट्रेडमार्क होता है जो आपको आईपीआर के अंदर पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर। ठीक है? एक कॉपीराइट होता है और एक पेटेंट होता है। ठीक है? ये 3-4 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक आध छूट जाए तो दोबारा भी बता दूँगा मैं आपको, ठीक है? तो ये 3-4 प्रकार की चीज़ें जो हैं, जो आती है, ये प्रोडक्ट पर मिलता है। ट्रेडमार्क जैसे लोगो पर मिलेगा आपको, ठीक है? जैसे जो पूमा का लोगो है, जो वो ऐसा एक शेर सा बना हुआ रहता है, बाघ का, वो वाला, तो वो क्या है, वो पूमा का लोगो है, पूमा कंपनी का लोगो है, ठीक है? तो जो है इसमें जो ट्रेडमार्क का पंजीकरण है भारत में, वो कितने वर्षों तक वैध होता है? कितने वर्षों तक वैध होता है? वो होता है आपका 10 वर्षों तक के लिए वैध होता है, ठीक है? कॉपीराइट की जो अवधि है, हाँ, इसमें मैं कह रहा था कि ये लोगो पर मिलता है, जैसे जो पूमा का लोगो है, पूमा की कंपनी ही लगा सकती है इस तरह से, ठीक है? पेटेंट मिलता है जैसे किसी रचना पर, जैसे आपने कोई किताब लिखी तो वो कॉपीराइट होता है, ठीक है? और पेटेंट जो होता है वो आपके आविष्कार पर मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई
एक खास तरह की चीज बनाई तो वो उसका जो है आपको पेटेंट मिलेगा, इस पर आप ही बना सकते हैं। ठीक है, आविष्कार पेटेंट को मिलता है जब आप कोई सृजन करते हैं, जब बुक वगैरह लिखते हैं वो कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क मिलता है आपके लोगो पर, ठीक है, और जीआई टैग जो है ज्योग्राफी, वो किसी प्रोडक्ट पर जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता बताता है। ठीक है, आगे बढ़े। कॉपीराइट की अवधि भारत में जो कॉपीराइट है वो लेखक की मृत्यु के कितने वर्षों तक रहता है। ठीक है, यानी कि जिस दिन लेखक की मृत्यु होगी उसके कितने साल तक कॉपीराइट रहता है और उसके बाद वो छूट जाता है, कि वो कॉपीराइट नहीं रह जाता, फिर उसको कोई भी प्रकाशित कर सकता है। ठीक है, तो कॉपीराइट की जो अवधि है भारत में लेखक की मृत्यु के 50, 60, 70 या 80 क्या है इसकी, तो इसका जो है वो है आपका 60 वर्ष। ठीक है, पहले 70 था लेकिन वर्तमान में जो है इसको 60 कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी फेमस आदमी का ही नाम ले लेते हैं, चलो जैसे प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में। ठीक है, तो 1936 प्लस 60 यानी कि 1996, 1996 के बाद 1996 तक तो जो है कोई भी व्यक्ति जो है उनका जो है किसी भी लेखकीय कार्य को कोई भी प्रकाशक नहीं छाप सकता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद 96 के बाद यानी 97, 98 अब जो है अगर आप चाहेंगे कि मुझे प्रेमचंद की कोई भी जो है बुक वो मैं अपने उसमें छाप सकता हूँ, तो आप बिना उसको जो है किसी को पैसे दिए किसी को कुछ दिए सीधा-सीधा कर सकते हैं। आप जो है आप उनका उपन्यास, उनकी जो है जितना भी उन्होंने लिखा है वो जो है आप प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, हालाँकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, वो कॉपीराइट उसके बाद उनकी जो है एक उन्हीं का जो है परिवार ले लेता है, इस तरह की चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन जनरली ये रूल होता है लेखक की मृत्यु के 60 साल के बाद वो कॉपीराइट नहीं रह जाता, फिर कॉपी लेफ्ट शुरू हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो डब्ल्यूआईपीओ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है दुनिया में? ये डब्ल्यूआईपीओ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, वो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या लंदन में? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है, डब्ल्यूआईपीओ भी आप लोग जरूर पढ़ लेना, जो शब्द इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो जरूर पढ़ लेना। जैसे मैंने आपको बताया, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि ये क्या क्या होता है, 3-4 शब्द हो गए। ठीक है, और इसके अलावा डब्ल्यूआईपीओ के बारे में भी आपने पढ़ना है कि ये क्या है, क्या काम करता है, कब स्थापित हुआ, कैसे हुआ, इससे संबंधित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जेनेवा, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो वहां जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पेटेंट का कार्यालय कहाँ स्थित है? भारत, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक मतलब आपने माना नई प्रकार का कुछ डिवाइस बनाया, ठीक है, और इसको आपको पेटेंट कराना है, तो इसका पेटेंट मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटेंट ऑफिस इन इंडिया? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो भारत में जो पेटेंट का मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बताओ भाई। ये है आपका सी, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो है आपका पेटेंट ऑफिस विद्यमान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत ने, ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा लूंगा इंग्लिश में, कोई बात नहीं, समझ में आने लायक तो है ही। भारत ने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TRIPS, ट्रिप्स समझौते को कब अपनाया था? TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका जो है फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रिप्स समझौते को भारत ने कब अपनाया था? 92 में, 95 में, 2000 में या 2005 में? तो भारत ने अपनाया था 95 में। ठीक है ना, 95 में जो है TRIPS इस समझौते को अपनाया था। ठीक है, कॉपीराइट का जो अधिकार है मूल रूप से किसे मिलता है, यानी कि कॉपीराइट का अधिकार किसको मिलता है? मैंने आपको बताया फॉर किसी बुक इत्यादि पर जो है कॉपीराइट मिलता है, तो ये बुक का कॉपीराइट किसको मिलता है? इसको बुक को पब्लिश करने वाले पब्लिशर को, जैसे प्रेमचंद का जो किताब छपी होगी, माना जैसे राजकमल ने छापी, तो क्या राजकमल को मिलेगा? बी, निर्माता प्रोड्यूसर को मिलेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल जैसे फिल्म है तो फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलेगा। सी, मूल रचनाकार को मिलेगा, या डी, संपादक जो एडिटर है उसका, उसको मिलेगा। तो किसको मिलता है कॉपीराइट का मूल अधिकार? तो वो मिलता है आपके मूल रचनाकार को, ओरिजिनल क्रिएटर को मिलता है। ठीक है, जिसने जिसकी वो रचना है। ठीक है, प्रकाशक इत्यादि को कॉपीराइट नहीं मिलता। कॉपीराइट जो मिलता है वो किसको मिलता है? मूल रचनाकार को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डब्ल्यूआईपीओ का पूरा नाम क्या है? ऊपर हमने बता दिया, लेकिन याद जरूर करना, इसके बारे में भी पढ़ना है आपने। डब्ल्यूआईपीओ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूआईपीओ?
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। WIPO का पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक संकेत जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसका क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पहले ही क्वेश्चन में। GI का मतलब क्या होता है, यही आपको उसमें से बताना है। किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताएं, बी उत्पाद की गुणवत्ता और स्थान से संबंध, सी स्थान के नाम का ट्रेडमार्क पंजीकरण, या डी उपरोक्त सभी। तो जो GI का फुल फॉर्म है, जो GI का मीनिंग है वो क्या है? देखिए, GI मिलता है किसको? प्रोडक्ट को मिलता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट को मिलता है और उसकी भौगोलिक विशेषता बताते हैं, जहां की वो ज्योग्राफी से वो रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है ना, स्थान के नाम का ट्रेडमार्क पंजीकरण भी नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं, और वह भौगोलिक विशेषताएं भी नहीं है। ठीक है, किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का मतलब नहीं है, प्रोडक्ट पर GI का टैग लगता है। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर होगा। किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत कॉपीराइट का संरक्षण प्रदान किया गया है? जो कॉपीराइट का संरक्षण है, ये सारे जो है ये समझौते थोड़ा बहुत देख लेना आप लोग, ठीक है, कि किससे रिलेटेड है, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई थी, ये 4 संधियां, 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिस बर्न कन्वेंशन और मैड्रिड प्रोटोकॉल या मैड्रिड एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको। तो इसका जो है ये किस किस से रिलेटेड है, कौन सा? तो इसमें से जो कॉपीराइट का संरक्षण प्रदान किया गया है, वो किस संधि के तहत किया गया? आपको ये जो वाला जो है टफ लग रहा होगा, क्योंकि आपने शायद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा नहीं है तो पढ़ लेना है आपने। ठीक है, पढ़ोगे तो आसान रहेगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब बैच वालों को तो हमने पढ़ा नहीं है, कल इसकी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत कॉपीराइट का संरक्षण प्रदान किया गया है? ए पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, मैड्रिड प्रोटोकॉल, या फिर TRIPS समझौता, ट्रिप्स समझौता। तो कॉपीराइट वाला जो संरक्षण दिया गया, कॉपीराइट से रिलेटेड जो कन्वेंशन हुई थी वो थी बर्न कन्वेंशन। ठीक है, वो कब हुई थी? बर्न कन्वेंशन जो थी आपकी, वो थी किससे रिलेटेड? ये भी कहा है, बर्न क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक है ना, तो वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं इसमें। जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, ये किससे रिलेटेड था? ये था आपके पेटेंट से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड। बर्न वाला किससे रिलेटेड था? कॉपीराइट से रिलेटेड था, कॉपीराइट से रिलेटेड था। मैड्रिड प्रोटोकॉल जो था वो था आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड था। ठीक है ना, और TRIPS समझौता आप पढ़ लीजिएगा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मतलब कह सकते हैं सभी से एक तरह से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, ये TRIPS समझौता, ये ट्रिप्स समझौता, ये काफी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैसे ये ज्यादा वैसे पेटेंट इत्यादि से रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड है तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन ये 3 जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग उस पर हुआ था। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो WIPO है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 83 में, 75 में, या 70 में? ठीक है, ये हिल क्यों रहा है? तो जो आपका, सॉरी, हाँ, WIPO है, इसकी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 67, 83, 75 या फिर 70? तो इसकी जो है स्थापना हुई थी आपकी 1967 में। ठीक है, एग्जैक्टली डेट मैंने लिखी हुई तो थी यहाँ पे, 14 जुलाई शायद, है ना? हाँ, ठीक है, लिख ही लेते हैं, 14 जुलाई, 14 जुलाई 1967 में। ठीक है, 14 जुलाई 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा, साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये प्रॉपर्टी डे कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 मई, 26 जून? कब मनाया जाता है? WIPD, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 मई, या 26 जून? तो 26 अप्रैल को, 26 ऑफ अप्रैल को जो है मनाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि पिछली बार, कल की क्लास में आपको बताया था, उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी रखा था कि 2024 की थीम क्या थी कंज्यूमर डे की, तो उसमें आपको बताया था जो है कंज्यूमर के लिए या सभी के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI जो है 2024 की थीम थी कंज्यूमर डे की।
जो 26 अप्रैल 2024 को आपने विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया होगा, उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो इसकी थीम बता देता हूँ मैं आपको, इसकी थीम क्या थी, ये नोट ज़रूर कर लेना आप, ठीक है? इसलिए ऐसे ही नहीं बैठना, थोड़ा रफ कागज़ भी लेकर के आप बैठेंगे तो मतलब थोड़ा गंदी राइटिंग में भी बनाएँगे, हल्के-फुल्के में नोट्स बना के चलेंगे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ज़रूर याद रहेगा, ठीक है? तो ये वाला जो है, इसकी थीम थी, ये लिख के ला रखा हूँ मैं, आईपी और सतत विकास लक्ष्य, ठीक है? आईपी और सतत विकास लक्ष्य, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण, ठीक है? क्या है? आईपी और सतत विकास लक्ष्य, ठीक है? आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी और सतत विकास लक्ष्य, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण, ठीक है? नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण, आईपी और सतत विकास लक्ष्य, ये जो है 2024 वाले जो हमने विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया, उसकी थीम थी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यानी कि ये जो कन्वेंशन हुए थे, ये सारे के सारे, इनमें से कौन सा वाला जो है सही नहीं है, यानी कि सही मैच नहीं है, ठीक है? तो पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुआ था, ये सही है। बर्न कन्वेंशन 86 में हुआ था, सही, 1886 में हुआ था, ये भी सही है। मैड्रिड एग्रीमेंट 1991 में नहीं हुआ था, ये 1891 में हुआ था, ठीक है? तो ये भी ये जो है, ये वाला जो है आपका उत्तर होगा, थर्ड वाला, चौथा वाला सही है। 67 में डब्ल्यूआईपीओ कन्वेंशन हुआ था, गठन हुआ था 67 में, ठीक है, डब्ल्यूआईपीओ का। तो तीसरा जो मैड्रिड एग्रीमेंट है वो ध्यान रखिए, ये 4 एग्रीमेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा, और टीआरआईपीएस भी याद रखिएगा 95 में, ठीक है? ये सब आपने थोड़ा देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जारी की गई? यानी कि राष्ट्रीय की बात करिए, यानी कि भारत ने कब अपनी आईपीआर नीति लेकर के आया? भारत में आईपीआर नीति कब लागू हुई? भारत में आईपीआर नीति, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नीति, बौद्धिक संपदा अधिकार की नीति कब जारी की गई थी? 12 मई 2016, 12 मई 17, 12 मई 18 या 17 जून 2015? तो कब की गई थी? तो 2016 जरूर याद रखिएगा, 12 मई 2016 जो है इसका सही उत्तर होगा। 2016 में जो है भारत की आईपीआर नीति लागू हुई थी, ठीक है? याद रखना है, भारत में जो है ये लागू हुई थी, ठीक है? और ये थोड़ा नीति के बारे में भी आप लोग थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है? नीति थी क्या? बहुत टेक्निकल नहीं पूछा जाता है अंदर से, ठीक है? अगेन वकीलों वाला मामला नहीं होता है, ठीक है? लेकिन इतना कि एक बौद्धिक जो थोड़ा सा सामान्य अध्ययन का पेपर है, तो जीएस के स्तर पर जितना आपको जानना चाहिए आईपीआर नीति को, उतना थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके जो है इसके क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आते हैं आपके सूचना का अधिकार से रिलेटेड। इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित है? कि जो आपका आरटीआई आया था 2005 में, उसमें सूचना की जो परिभाषा है, इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, वो किस धारा में है? तो जो डेफिनेशन है सारे उनकी, वो जनरली धारा 2 में होती है, और यहाँ पे ऑप्शन सारे 2 से रिलेटेड हैं, तो धारा 2 किस में है? तो जो आरटीआई में इंफॉर्मेशन यानी सूचना की परिभाषा है, वो बताई गई है धारा 2F में, ठीक है? और हिंदी में कहेंगे तो धारा 2 च में, सी, ठीक है? तो धारा 2F भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? धारा 2F में, सेक्शन 2F में जो है इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये वाली डेफिनेशन का जो है रख दिया आपसे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सूचना दिए जाने से मना करने का आधार है? ठीक है? किस पर जो है आपको कहा जा सकता है कि आपसे जो है जहाँ से आपने सूचना माँगी, वो कहेगा कि ये जो है इसका कारण ये है, इसलिए हम आपको सूचना नहीं दे सकते, केवल एक कारण है वो। ए, सूचना की प्रतिलिपि कंप्यूटर में ले सकते हैं। बी, भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा व राज्य का हित। सी, सामग्री के नमूने को प्राप्त कर सकते हैं, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो मना करने का जो आधार है वो केवल एक ही आधार हो सकता है, भारत की संप्रभुता व सुरक्षा एवं राज्य का हित। जब तक सेफ्टी, जब तक देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर या सुरक्षा पर खतरा ना हो किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से, तब तक जो है आप जो है हर वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिससे खतरा ना हो, ठीक है? खतरे वाली जो गुप्त सूचनाएं हो सकती हैं डिफेंस इत्यादि से रिलेटेड, वो जो है वो उस पर जो है सूचना आपको नहीं मिलती है, बाकी सब पर जो है आप सूचना ले सकते हैं, ठीक है? बेसिक सा क्वेश्चन था, ये अगर आएगा तो ये तो सबने करना ही करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीआई की धारा 6 जो थी, इसके तहत सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है? कि आप जब आरटीआई
मंगाएंगे, आरटीआई लगाएंगे, तो उसमें आपको क्या आवश्यक नहीं है, क्या देना, किस चीज का विवरण देना आवश्यक नहीं है, इस चीज का इंफॉर्मेशन क्या आप जो है नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, आवश्यक नहीं है। कारण कि आप क्यों मांग रहे हैं, बी नाम और पता, सी व्यक्तिगत विवरण, या डी कारण और सी यानी ए और सी। तो क्या है इसका सही उत्तर धारा 6 के तहत क्या आवश्यक नहीं है, तो वो है डी। आप कारण नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा कि मुझे ये सूचना क्यों चाहिए, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सी जो है व्यक्तिगत विवरण बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, इतना विवरण देने की जरूरत, केवल नाम पता आपको बताना, मेरा नाम ये है, इस पते पे मुझे ये आरटीआई चाहिए और दो इसका जवाब, ठीक है, इतना बताना होता है आपको, ठीक है। तो वो जो होता है, तो कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती और व्यक्तिगत विवरण बताने की जरूरत नहीं है, नाम पता बताना पड़ता है, ठीक है, पूरा विवरण नहीं देना पड़ता है, ये सन ऑफ ये, या ये काम करता है, ये नौकरी करता है, कुछ नहीं, केवल नाम पता इत्यादि से वो है, ठीक है, ताकि आरटीआई वाले की, जिससे जो आरटीआई मांग रहा है, जिसने लगा रखी है, उसकी सेफ्टी जो है निर्धारित हो सके, इसके लिए वो है, ठीक है। आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है, ठीक है। जो आरटीआई के तहत जो केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात किस सेक्शन में कही गई थी, आरटीआई का कौन सा सेक्शन जो है सेंट्रल सूचना इंफॉर्मेशन कमीशन के गठन की बात करता है, ठीक है, तो वो करती है आपकी धारा 12, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट धाराएं जरूर देख लेना, कोई भी ये जितने भी अधिनियम है, चाहे आपका इंपॉर्टेंट एक्ट्स जितने भी हैं, जैसे जो आपका एक तो वो था आपका कंज्यूमर राइट वाला, कंज्यूमर वाला 1986 वाला, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, आरटीआई 2005 और आरटीई 2009, ठीक है। ये आरटीई 2009 वहां भी है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं 2009 वाले से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट धाराएं जरूर याद रख लेना कि किस धारा में क्या है, सारी रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। जो बैच के विद्यार्थी हैं उनको तो हमने बता रखा है कैसे कैसे कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट होती हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि धारा 12 जो है किस धारा के तहत होता है, धारा 12 के तहत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीआई की किस धारा में सूचना आयोग की शक्ति एवं कार्यों की चर्चा की गई है, जो आपका इंफॉर्मेशन कमीशन बनेगा उसकी शक्ति और कार्यों की चर्चा किस धारा में कही गई है, धारा 14 में, 15 में, 16 या 18 में। तो आरटीआई की जो है किस धारा में जिसकी शक्तियों की बात की गई है, किसकी पावर्स और कार्य की बात कही गई है, किस सेक्शन में जो सूचना आयोग होगा वो है आपकी धारा 18। धारा 18 में कहा गया है शक्ति और कार्यों की चर्चा किसमें की गई है, धारा 18 में। कह रहा हूं अगेन थोड़ा धाराएं देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम अपील का निस्तारण अधिकतम कितने दिन के भीतर किया जाता है। जैसे आपने जो आरटीआई मांगी, आरटीआई का जो मैक्सिमम है टाइम है वो कितने दिनों के अंदर आपको पहली अपील का निस्तारण करना पड़ेगा, पहली अपील का जवाब देना पड़ेगा। तो वैसे है आपका 30 दिन के अंदर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है 15 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, तो टोटल मिलाकर के 45 डेज होता है, ठीक है। तो 45 डेज इसका उत्तर होगा। वैसे कितना है, 30 दिन का है, 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो एक्सटेंशन मिल सकता है वो क्या है, 45 दिन का है, ठीक है, 45 डेज का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरटीआई दायर करने का माध्यम कौन सा है, किस माध्यम से आप आरटीआई दायर कर सकते हैं। लिखित रूप में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और रिटर्न फॉर्म में देंगे, मौखिक रूप से आरटीआई मांग सकते हैं, सी टेलीफोन के माध्यम से आरटीआई मांग सकते हैं, या उपरोक्त सभी तीनों तरीके से उपयोग मांग सकते हैं। तो जो आरटीआई दायर करने का माध्यम है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई भी जान लेगा कि टेलीफोन पे तो नहीं मांग सकते और मौखिक रूप से भी नहीं मांग सकते, ऑफिस में चले गए बोला कि ये बताओ, ऐसा नहीं चलता है। लिखित रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी मेल इत्यादि या फोरम पर पूछने से जो है बनेगी बात, तो ए जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर सूचना का संबंध मानवाधिकार उल्लंघन से है, ठीक है, अगर ह्यूमन राइट वायलेशन से है तो कितने दिन के भीतर सूचना दी जाती है, ठीक है। अगर सूचना का संबंध मानवाधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के अंदर सूचना देने का प्रावधान है, 30 दिन के अंदर, किसी भी कीमत पे 30 दिन के अंदर जो है सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका जो उद्देश्य था, इनमें से क्या जो है उसका उद्देश्य नहीं है कह सकते हैं, ठीक है, क्या नहीं है। तो पहला है सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, बी भ्रष्टाचार को रोकना, यानी ए का इंग्लिश में भी बता देता हूं कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है इसमें से आरटीआई का, ए सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, यानी सरकार सही तरीके से काम करे ये इंश्योर करना, बी भ्रष्टाचार को रोकना यानी करप्शन को रोकना, सी
लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, यानी कि जो है आपके जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसकी सॉवरेनिटी को बनाए रखना, या डी जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो इसमें से क्या जो है आरटीआई का उद्देश्य नहीं हो सकता है? ठीक है, सोचने वाली बात है, ये आप जो है आराम से कर सकते हैं कि जो इसमें डी वाला है कि सूचना के अधिकार से जीवन स्तर कैसे ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो डी जो है इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी तीन तो उद्देश्य है ही। सरकार ठीक से काम करे इसलिए आरटीआई है, भ्रष्टाचार रुके इसलिए आरटीआई है, और डेमोक्रेसी अच्छे से स्टैब्लिश हो पाए इसके लिए भी जो है आरटीआई होता है। ठीक है, लेकिन डी जो है इसका उत्तर होगा आपका। ठीक है, टी। अगला प्रश्न देखिए, आरटीआई में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन आरटीआई? ठीक है, तो कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर्स हैं? 32 धाराएं 6 अध्याय, 31 धाराएं 6 अध्याय, 31 धाराएं 5 अध्याय, 31 धाराएं 7 अध्याय। तो कुल कितने हैं इसमें? आरटीई में कुल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो 31 धाराएं और 7 अध्याय हैं। ठीक है ना, 31 सेक्शन एंड 7 चैप्टर्स आर देयर इन आरटीआई 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, वैसे ये आपको बताया था मैंने, जो मूल अधिकार वाली क्लास हुई थी उसमें एमसीक्यू में मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि सूचना का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, इसकी मूल अधिकारों की व्याख्या समय पर करता रहता है ये सुप्रीम कोर्ट, और जो है इसकी व्याख्या के अंतर्गत बहुत सारी चीजें लेकर के आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सूचना का अधिकार इसमें से किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे आप तब भी आपका काम चल जाएगा। देखो 14 तो भाई उससे आपके रिलेटेड है, समानता का अधिकार है। 19 जो है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 25 जो है आपका ये शायद उसका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, शायद धार्मिक स्वतंत्रता का है। ठीक है, तो वो नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, मानवाधिकार उल्लंघन का है 23-24। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलो खैर, ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आए गए? आरटीआई। आरटीआई देखो सूचना मांग रहे हैं ना, तो ये वाला जो है किसके अंतर्गत आएगा? ज्यादा सुटेबल कौन सा अनुच्छेद बैठ रहा है इसके? तो ये बैठ रहा है आपके बी, आर्टिकल 19 के बी के अंदर बैठ रहा है ना, कि हर व्यक्ति को जो है वाक और स्वतंत्रता का अधिकार है एक तरह से। ठीक है, तो आरटीआई जब वो मांगता है तो इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहा है या सूचना मांग रहा है, तो वो क्या है? उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, कि वो अभिव्यक्त कर पा रहा है, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, सरकार से ले रहा है। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इसकी व्याख्या की हुई है। ठीक है, आरटीआई सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो भारत में आरटीआई आने से पहले ही तमिलनाडु ने जो है सबसे पहले इसको लागू किया था। ठीक है, आरटीआई सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट हु इम्प्लीमेंटेड आरटीआई। ठीक है, तो तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब शिक्षा के अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्न है, आरटीआई वाले आप कर लेना इसमें। ठीक है, अब आते हैं आरटीई पे, राइट टू एजुकेशन पे। ठीक है, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आएगा, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो उसमें थोड़ा और आएगा इसमें। तो अगला चलिए, क्वेश्चन दिख पा रहा होगा आई होप आप लोगों को। क्वेश्चन दिख तो रहा है। ठीक है, थोड़ा लैंडस्केप में कर लेना मोबाइल, या थोड़ा इसके लिए, क्योंकि ऐसे में लेंथ हो गई इसकी ज्यादा, इसलिए। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन 2009 एंड इन्फोर्स इट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, यानी कि किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार के रूप में, कौन से मौलिक अधिकार में जो है आरटीई 2009 को डाला गया? आरटीआई जो आरटीई 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, वो कौन सा जो है मूल अधिकार बनाया गया था? 16, 19, 21 ए या 24? तो वो था आपका कौन सा वाला? सी। आर्टिकल 21 ए कहता है 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों तक को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, दी जाएगी। ये क्या है? एक मूल अधिकार बनाया गया। 21 जीवन की जो है राइट टू लाइफ का है, तो उसके अंदर उसकी एक व्याख्या कर दी गई थी। ठीक है, ये वैसे 2002 का संविधान संशोधन था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए यहाँ पे, अमेंडमेंट। थोड़ा अमेंडमेंट की स्पेलिंग भाई की वो थोड़ा देख लेना आप लोग। ठीक है, अमेंडमेंट ठीक लिखा होगा वैसे मैंने। The Constitution Amendment of India in 2002
प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन था 2002 का, ठीक है, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है जगह मिली। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो 2002 का, ये कई बार आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका 76वां, 86वां, 72वां या 74वां। तो बी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। 42nd याद रखिएगा, 86 याद रखिएगा, इसके अलावा 44वां भी याद रखना है आपने, ठीक है। ये कुछ कुछ है जो आपने तैयार रखने हैं, याद रखने हैं। आरटीई जो है आपका, आरटीई अधिनियम, एक मिनट थोड़ा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, अब दिखेगा ये ठीक से। हाँ, अब दिख रहा है ना। हाँ, तो जो आपका आरटीई अधिनियम में गैर प्रवेशित बच्चों को, गैर प्रवेशित यानी जो पहले कभी नहीं पढ़े, नॉन एडमिटेड चाइल्ड है, को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान है। यानी कि जिस एज में बच्चा होगा उसी के सुटेबल जो है क्लास देनी है बच्चे को, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो क्लास 4th में कितने साल के बच्चे को एडमिशन देना है आपने, समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि माना कोई आज तक स्कूल नहीं गया, वो 11 साल का है तो उसको फर्स्ट में एडमिशन देंगे, नहीं, फर्स्ट में नहीं देंगे आप उसको एडमिशन, ठीक है। उसकी एज के हिसाब से देंगे। तो वो एज का क्राइटेरिया क्या है, कक्षा 4th में नामांकित होने का अधिकार है कितने साल के बच्चे को, 9 साल, 10 साल, 11 साल या 8 साल। इसका सही उत्तर है आपका 9 साल। कैसे, क्योंकि 6th क्लास में बच्चा फर्स्ट में जाएगा, 6 से लेकर के 14 तक है, तो 6th में फर्स्ट, 7 साल का सेकंड में, 8 साल का थर्ड में, 9 साल का जो है 4th में। तो 6th से जो है आपने फर्स्ट वाला इसके उसमें जो है कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये कह सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपने, व्हाट इज द फाइनेंशियल शेयर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और टू इम्प्लीमेंट आरटी, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार 2009 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपकी वित्तीय हिस्सेदारी थी वो कितनी है, यानी कि कितना परसेंट कौन केंद्र खर्च करेगा और कितना परसेंट राज्य खर्च करेगा। तो इसका जो प्रतिशत था वो कितना था, 70-30 है, 75-25 है, 65-35 है, ये 60-40 है। और रेशियो तय करने का ना हमेशा तरीका क्या होता है, क्वेश्चन में किस क्रम में जो है केंद्र और राज्य आया है, जैसे किस क्रम में केंद्र आया है, किस क्रम में राज्य आया है, तो उसी क्रम में जो है आपने रेशियो भी देखना है। यानी कि केंद्र का रेशियो, ये शुरू वाला केंद्र के रेशियो होंगे और बाद वाले जो है राज्य के रेशियो होंगे, ठीक है। ये तरीका होता है मतलब तैयार करने का, समझने का, ठीक है। उल्टा भी कई बार कर लेता है, तो राज्य केंद्र करेगा तो वो कर लेना, ठीक है। तो ये देखने का तरीका क्वेश्चन में है कि किस क्रम में केंद्र आया है, केंद्र पहले आया है या राज्य पहले आया है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य का जो वित्तीय हिस्सेदारी है वो क्या है, तो वो है आपकी 65 की, 65-35, यानी 65% करे, 65% करेगा केंद्र और 35% करेगा राज्य। ज्यादातर ये होता भी यही है, जितनी भी योजनाएं होती हैं ज्यादा हिस्सेदारी केंद्र की होती है, कम हिस्सेदारी राज्य की होती है, यानी वित्तीय मामले में, ठीक है, पैसा खर्च करने के मामले में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका पीटीआर है यानी प्यूपिल टीचर रेशियो इन प्राइमरी स्कूल में क्या है, आरटीई का जो प्रावधान किया गया है उसमें क्या रेशियो बताया गया है प्राथमिक विद्यालयों में, छात्र और शिक्षक का अनुपात। अब देखिए इसमें भी छात्र पहले शिक्षक बाद में है, तो प्यूपिल टीचर रेशियो जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है, 30:1, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक, 35 छात्रों पर एक शिक्षक, 40:1 या फिर 25:1। तो क्या है इसका सही उत्तर, हाँ इसका सही उत्तर है आपका ए, 30:1, ठीक है। 30:1 का जो है नियम है कि 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये संख्या ज्यादा बढ़ी तो फिर जो है आपको 2 टीचर हायर करने पड़ेंगे, इस तरह का रूल है। और हालांकि जो इसमें इमरजेंसी का है, ज्यादा से ज्यादा का रूल है, ज्यादा से ज्यादा, ये सामान्य वाला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 35:1, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 36 हो गए बच्चे तो आपको 2 टीचर हायर करने पड़ेंगे, अपने स्कूल में 2 टीचर आने पड़ेंगे, उस रेशियो में मतलब टीचर लेकर के आना पड़ेगा, ये जो है कुल मिलाकर के रूल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आरटीई 2009 है, इसको आरटीई तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसकी कोई भी धारा आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्योंकि ये जो आरटीई है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये जो है ये मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, ये वकीलों वाला मामला नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। शिक्षा बाकी वो जितने भी 2-3 अधिनियम है, आरटीआई इत्यादि, उनकी धाराएं इंपॉर्टेंट वाली याद रखनी है, लेकिन ये आपको बहुत टेक्निकली तैयार करना है आरटीई,
ठीक है, बहुत टेक्निकली तैयार करना है क्योंकि ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाएगा और यहाँ भी आपका टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटी जीएस में, ठीक है। तो चाहे वहाँ आए क्वेश्चन, चाहे यहाँ आए, बहुत विस्तार में करना है आपने ये वाला, कुछ भी मत छोड़ना। क्या-क्या प्रावधान है, क्या-क्या कहा गया है, कितने दिन का प्रावधान है, प्राइमरी के लिए कितना, माध्यमिक के लिए कितना, स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना, ठीक है। जो आपकी मैनेजमेंट बनेगा उसमें कितना परसेंट टीचर का बनेगा, कितना किस-किस तरह से मैनेजमेंट फॉर्म होगी, क्या-क्या प्रावधान है उसके, वो सारा आपको तैयार करना है, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो कहा गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत जो प्राइमरी स्कूल है, इसके लिए कार्य दिवस कितने होने चाहिए, यानी कि कम से कम कितने कार्य दिवस की पढ़ाई होनी चाहिए, कम से कम कितने कार्य दिवस की बात कही है, वर्किंग डेज कितने होने चाहिए प्राइमरी स्कूल के, 200 दिन, 210 दिन, 220 दिन या 250 दिन। तो इसका सही उत्तर है 200 दिन, या कह सकते हैं 800 घंटे, 800 आवर्स, ठीक है ना। ये जो है स्टैंडर्ड है फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी कि प्राइमरी स्कूल वालों के लिए। ऐसे ही माध्यमिक वालों और इनका भी आपने तैयार रखना है, ठीक है। जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल कितने रेंज के अंदर होना चाहिए प्रत्येक बच्चे के लिए। मिडिल स्कूल जो है अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009 मिडिल स्कूल शुड बी विद इन, यानी कि आरटीई 2009 के अनुसार मिडिल स्कूल कितने रेंज में होना चाहिए, कितने के अंतर्गत होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर या 4 किलोमीटर के अंदर। तो देखिए मिडिल स्कूल का जो है कहा पूछा गया है, तो मिडिल स्कूल का जो रूल है वो 3 किलोमीटर है और प्राइमरी वालों का जो है 1 किलोमीटर है, यानी कि किसी भी बच्चे के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए अपने प्राइमरी स्कूल से, और मिडिल के लिए 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा है तो दूसरा स्कूल आपको उसके आसपास खोलना पड़ेगा, इस तरह का रूल है, ठीक है। तो ये जो है उसमें बताया गया है, अधिनियम के ये सारे प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन किसके, यानी कि आरटीई में एक और बात कही गई, क्योंकि समझा गया कि जो आपके शिक्षक हैं वो पढ़ाने लिखाने के अलावा हर सरकारी काम आप उनसे कराते हैं, हर योजना का काम, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो इसके लिए फिर आरटीई में रूल किया गया कि जो टीचर होंगे उनको गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन 2-3 ही काम जो है उनसे कराए जा सकते हैं। वो कौन-कौन से हैं? ए दशकीय जनगणना, बी चुनाव, सी आपदा राहत या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आरटीई जो है वो केवल 3 कामों में एक्सेप्शन देता है, केवल 3 काम जो है आप उनसे करा सकते हैं। एक है दशकीय जनगणना, जो आप 10 साल में जनगणना कराते हैं, जो कि 14 साल से नहीं हुई है, ठीक है। 2011 के बाद 2025 होने वाला है, जनगणना का नामो-निशान नहीं है, शायद इस साल शुरू हो जाए, ठीक है। कृपा होगी तो हो ही जाएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है, ठीक है। उसका कारण कोविड भी है, ठीक है, और अन्य अन्य कारण भी हैं। उसके ठीक 1 साल बाद लोकसभा चुनाव था, तो पूरी इतनी बड़ी मशीनरी चलाना मतलब संभव नहीं था, तो इस वजह से जो है अब संभावना है कि अब जो है आपकी जनगणना होगी, सेंसस होगा। तो दशकीय जनगणना में टीचर लगाया जा सकता है, ठीक है। चुनाव में भी ड्यूटी लगती ही है और आपदा राहत में लग सकती है, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। इन 3 कामों के अलावा कहीं भी आप टीचर की ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, आरटीई ये कहता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कहता है, अधिनियम 2009 कहता है, इन 3 कामों के अलावा टीचर की कहीं और ड्यूटी नहीं लगेगी, पढ़ाने में और इन 3 कामों में, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 कंटेंट कितने चैप्टर कितने सेक्शन, 2009 का जो आरटीई था इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, ठीक है। तो 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं, ठीक है। इसमें आरटीई में 7 अध्याय एवं 38 धाराएं हैं, और अच्छे से तैयार करना है अपने आरटीई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द आरटीई एक्ट 2009 वैकेंसीज इन स्कूल शुड नॉट एक्सीड ऑफ स्कूल, यानी कि जो वैकेंसी है किसी भी स्कूल में वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकती है, यानी कि इतने से ज्यादा वैकेंसी आप नहीं रख सकते हैं, आपको भर्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब टीचर्स की बात हो रही है ये, 5%, 10%, 15% या 20%। तो रूल क्या है, 10%, 10% से ज्यादा वैकेंसी कहीं भी खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है रूल है, ठीक है, रूल है बस। इम्प्लीमेंटेड कितना है वो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। प्रवक्ता की ही भर्ती आप चाहे देख लीजिए, प्रवक्ता के लिए मांग कितनी थी और आई तो है 600 कुछ पे है, आधे से भी कम पे आई है। तो ऐसा होता ही है, लेकिन क्या करें। अकॉर्डिंग टू आरटी 2009 एटलीस्ट दिस ऑफ एसएमसी मेंबर्स शुड बी पेरेंट्स, जो एसएमसी होता है यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, विद्यालय प्रबंधन समिति कमिटी, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति के मेंबर में
कितने % पेरेंट होने चाहिए, ये रूल है, ठीक है? और ये भी आपको तैयार रखना है। एसएमसी मेंबर यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट कमेटी जो बनेगी, उसमें कितना % पेरेंट को होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 50%, ठीक है? और इसमें भी ये कहा गया है कि टोटल जो एसएमसी बनेगी उसमें 50% महिलाएं भी होनी चाहिए। पेरेंट्स की 50% नहीं, टोटल होगा उसमें 50% महिलाएं होंगी इस एसएमसी में और 50% पेरेंट भी होंगे उसमें से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज द आरटीई 2009 एडवोकेट? यानी कि जो 2009 का आरटीई अधिनियम था, वो निम्नलिखित में से किस निर्माण की वकालत करता है? ठीक है, अब ये थोड़ा शब्दों में घुमाया जा सकता है। 1 समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, बी सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण, सी मेन स्ट्रीमिंग यानी कि मुख्य धारा में लाना, और डी एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो जो आरटीई का जो आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र है या कह सकते हैं मुख्य ध्येय है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट था, ये किस किस सिद्धांत को लेकर के किया गया था, वो था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये जो है आपने ध्यान रखना है, ये शब्द जरूर याद रखिएगा इसके साथ का। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो है आरटीई से रिलेटेड है। ठीक, तो भाई ये थे आपके आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और शिक्षा का अधिकार और सूचना के अधिकार के प्रश्न। ठीक है, आई होप आप करेंगे जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं जैसे जैसे। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपने एमसीक्यू अच्छे से लगाने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा और समय जब आप वो टॉपिक पढ़ लें तो आइएगा, यूट्यूब पर फ्री है, हमेशा के लिए रहेंगी ये क्लासेस, तो आप जो है लगा करके एमसीक्यू लगा करके अपना टॉपिक पक्का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और इसके अलावा आपने वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का सजेशन आप चाहें, किसी भी तरह की वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, अगर आप इस तरह का कहना चाहें कि हमें इसमें समस्या आ रही है, तो अपनी समस्याएं भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए, स्क्रीनिंग आपने क्वालीफाई करना है। ठीक है, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, कल से जो है आपका इतिहास शुरू होगा, हिस्ट्री से हम लोग कल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कल का जो है आपका कार्यक्रम है हिस्ट्री, हिस्ट्री कल से स्टार्ट है। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक होगा, एंशिएंट हिस्ट्री का, वो मैं आपको बता दूंगा, कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इसके तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, बंद करते हैं।